नमस्कार दोस्तों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम उपन्यास का स्वरूप, तत्व तथा उनके प्रकारों पर चर्चा करेंगे। इसके पहले भी हमने उपन्यास विधा पर चर्चा की है। पेपर क्रमांक 7 के अंतर्गत हमने जिन उपन्यासों का अध्ययन किया है, उन उपन्यासों को पढ़ाते समय हमने उपन्यास के तत्व, स्वरूप तथा उसके प्रकारों की चर्चा की है। आज हम परीक्षा की दृष्टि से बिल्कुल संक्षेप में उपन्यास का स्वरूप एवं तत्व देखेंगे। उपन्यास उप और न्यास से मिलकर बना शब्द है। उप का अर्थ है समीप और न्यास का अर्थ है रचना। अर्थात उपन्यास वह है जिसमें उपन्यासकार मानव जीवन की यथार्थ घटनाओं को लेकर कल्पना का सहारा लेते हुए उसे नवीन रूप में प्रस्तुत करता है। उपन्यासकार इसमें मानव जीवन से संबंधित सभी घटनाओं का, दुखद हो या सुखद, सब मर्मस्पर्शी चित्रण करता है और यह उपन्यास विधा जनसाधारण के लिए लिखी जाती है। उपन्यास की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए, तभी वह पाठकों में रुचि पैदा करती है। इसमें पात्रों का तथा उनके चरित्रों का निर्माण भी लेखक को सामाजिक गतिविधियों को ध्यान में रखकर करना पड़ता है। उपन्यास को हम गद्यात्मक महाकाव्य कहते हैं। लेखक उपन्यास में जिन विचारों को व्यक्त करता है उसकी दो विधियां अपनाता है, प्रत्यक्ष विधि और अप्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में लेखक अवकाश निकालकर स्वयं किसी सिद्धांत का प्रतिपादन करने लगता है और अप्रत्यक्ष विधि में वह पात्रों के माध्यम से बोलता है। और इसमें सफल लेखक वही है जो प्रधान पात्रों के माध्यम से बोलता है और अपने विचारों को पाठकों के सामने रखता है। इस प्रकार जीवन की विविधता या जीवन के विविध अंगों को चित्रण करने वाला एक सशक्त माध्यम या इसे विधा कहा जा सकता है, जिसमें मानव जीवन का समग्र चित्रण हमें प्राप्त होता है। उपन्यास के तत्व। आज के हिंदी उपन्यास की रूप रचना पाश्चात्य उपन्यास शिल्प से प्रभावित दिखाई देती है। उपन्यास के तत्वों का विवेचन करते समय हमें विद्वानों ने इसके 6 तत्व माने हैं। 1 कथावस्तु, 2 पात्र तथा चरित्र चित्रण, 3 कथोपकथन, 4 देशकाल वातावरण, 5 भाषा शैली और 6 उद्देश्य। यह 6 तत्व उपन्यास के प्रमुख तत्व है और महत्वपूर्ण भी है। इसका पहला तत्व जो है वह है कथावस्तु। उपन्यास में कथावस्तु का सर्वाधिक महत्व होता है, जो तत्व उपन्यास को गतिशील बनाता है। उपन्यास की कथावस्तु में कार्य कारण संबंध प्रमुख होता है और आगे की घटनाओं का कोई न कोई उचित कारण ही दिया जाता है। उपन्यास का विषय एक सामान्य घटना से लेकर राज्य क्रांति तक हो सकता है तथा एक पशु से लेकर कोई महामानव तक भी हो सकता है। यानी एक पशु से लेकर कोई महामानव भी इसका नायक बन सकता है। उपन्यास की कथावस्तु इतनी छोटी न हो जिसके कारण उसमें सौंदर्य ही उत्पन्न ना हो, और इतनी बड़ी भी ना हो जो आगे पढ़ते समय पीछे का भूल जाए। कथा वस्तु का पूर्ण निर्वाह प्रारंभ से अंत तक होना चाहिए। उपन्यास की कथा वस्तु प्रत्यक्ष प्रणाली या आत्मकथा प्रणाली अथवा पत्र प्रणाली के माध्यम से भी प्रस्तुत की जाती हैं। इसका विषय राजनीतिक, धार्मिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक या पौराणिक हो सकता है और रोमांटिक तथा जासूसी भी हो सकता है।
उत्तम कथावस्तु में संगठन, अनुपात, घटनाओं का सहज विकास, रोचकता, गति, स्वाभाविकता, मौलिकता तथा सत्यता के गुण विद्यमान रहते हैं। उपन्यास का दूसरा तत्व है पात्र तथा चरित्र चित्रण। उपन्यास में चित्रित घटनाएं जिनसे संबंधित होती हैं या जिनको लेकर इन घटनाओं का चित्रण होता है वे पात्र कहलाते हैं और पात्रों के बिना कथानक नहीं हो सकता। उपन्यास का विषय मनुष्य जीवन से संबंधित होने के कारण पात्रों का चयन समाज के सभी वर्गों से किया जा सकता है। पात्र विभिन्न प्रकृति और प्रवृत्ति के होते हैं। इसमें चरित्र चित्रण की विभिन्न पद्धतियाँ प्रचलित हैं। वर्ग प्रधान चरित्र, व्यक्ति प्रधान चरित्र, आदर्श चरित्र, यथार्थ चरित्र आदि। चरित्र चित्रण के लिए मौलिकता, स्वाभाविकता, अनुकूलता, सजीवता, सहृदयता आदि गुणों का होना आवश्यक है। तीसरा तत्व है कथोपकथन। कथोपकथन को उपन्यास का आवश्यक तत्व माना गया है। उपन्यासकार को यह ध्यान रखना पड़ता है कि कथोपकथन या संवाद संगत, सजीव एवं स्वाभाविक होने चाहिए। अधिक लंबे संवाद नीरस लगने लगते हैं। उपन्यास की स्वाभाविकता कथोपकथन पर ही निर्भर होती है। कथोपकथन के द्वारा उपन्यास की 3 विशेषताएं आती हैं। कथानक का विकास, चरित्र चित्रण में सहायक, लेखक की दृष्टिकोण की झांकी इन कथोपकथन में हमें दिखाई देते हैं। इन बातों का ध्यान रखते हुए कथोपकथन को सूक्ष्म, स्वाभाविक, सशक्त और प्रभावशाली होना चाहिए। अगला तत्व है देश काल वातावरण। देश काल के अंतर्गत किसी भी समाज या राष्ट्र की धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक परिस्थितियाँ तथा तत्कालीन आचार विचार, रहन सहन, रीति रिवाज आदि आते हैं। उपन्यास में चित्रित घटना की सजीवता में वृद्धि करने के लिए वातावरण चित्रण उपयुक्त सिद्ध होता है। देश काल तथा वातावरण के चित्रण में भी सूक्ष्मता का ध्यान रखना चाहिए और इसे सरस बनाने के लिए कल्पना का भी पुट देना चाहिए। अगला तत्व है भाषा शैली। शैली लेखक की अभिव्यक्ति का साधन है और भाषा उसकी सहायिका है। उपन्यास की भाषा जनजीवन के जितने ही समीप होगी वह उतना ही सरल लगेगा और पाठक उसकी ओर आकृष्ट होंगे। लोकोक्तियों एवं मुहावरों के स्वाभाविक प्रयोग से उसमें सजीवता आती है। भाषा शैली को अधिक ग्राह्य बनाने के लिए उपन्यासकार को हास्य और व्यंग का यथोचित प्राविधान भी करना पड़ता है। पात्रानुकूल भाषा शैली से उपन्यास में प्रवाह एवं प्रांजलता जैसे गुण अपने आप आ जाते हैं। शैली जहाँ एक ओर लेखक के व्यक्तित्व को प्रस्तुत करती है वहाँ दूसरी ओर पाठक को भी वह विमुग्ध करती है। इसमें वर्णनात्मक शैली, आत्मकथनात्मक शैली, पात्रात्मक शैली और डायरी शैली यह प्रमुख है। अगला तत्व है उद्देश्य। उपन्यासकार को जीवन की मीमांसा करते हुए कलात्मकता के सौंदर्य की रक्षा भी करनी चाहिए। वस्तुतः सौंदर्य को सहगामी बनाकर जीवन दर्शन और आनंद का समन्वयात्मक चित्रण करना उपन्यासकार का लक्ष्य होना चाहिए। साहित्यकार किसी भी रचना का सृजन किसी न किसी उद्देश्य से करता है जिसमें मानव कल्याण सन्निहित होता है। मुंशी प्रेमचंद ने मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का प्रमुख लक्ष्य या उद्देश्य माना है, जो संगत होता हुआ दिखाई देता है और कुछ संशोधन की मांग भी है। शाश्वत जीवन मूल्यों और प्रश्नों की व्याख्या करने वाले कलाकार की कृति अमर होती है। इस प्रकार इन्हीं की साधना करना उपन्यासकार का लक्ष्य होता है। यानी किसी न किसी उद्देश्य से ही उपन्यासकार उपन्यास की निर्मित करता है। धन्यवाद।